नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 18 जो आपके मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इस मॉक टेस्ट में आप 25 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगातार प्रश्नों को करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सभी प्रश्न आ रहे होंगे। इन मॉक टेस्ट से आपको प्रश्नों का अंदाजा लगता है और प्रश्न किस स्तर के आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसका अंदाजा भी आपको लगता है। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहता हूं जो मुख्य सेविका की नंबर 1 बुक है। बुक चक्षु प्रकाशन की ये बुक है, मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको टू द पॉइंट सिलेबस मिलता है, एमसीक्यू के साथ सिलेबस मिलता है। हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक की जो टाइटल है उनको हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को भी काफी लाभ हो सकता है। तो ये किताब काफी अच्छी है और इसकी भाषा भी काफी आसान है। मैंने स्वयं पढ़कर देखी है, इस किताब की भाषा बहुत अच्छी है। तो इसे आप लेकर अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। ये आपकी तैयारी में एक उपयोगी किताब साबित हो सकती है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए आप चक्षु प्रकाशन की मुख्य सेविका की बुक खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप नजदीकी बुक स्टॉल से भी इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 1 बुक है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही यकीन आएगा कि किताब की भाषा कितनी आसान लिखी गई है। क्लियर है आपको? तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप किताब की खोज में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा जो प्रश्न पूछूं आपसे उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का आपका प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? मॉक टेस्ट नंबर 18 है, यहाँ पर 17 गलत लिखा है तो ये आप ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ए रोना, बी कूइंग, सी बैबलिंग, डी उपरोक्त सभी। बताइए निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? बताइए। कूइंग का होता है कूकना, बैबलिंग का अर्थ होता है बबलाना। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो ये बाल विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो रोना भी एक क्या है, बच्चे क्या करते हैं अपना उत्तर देते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, कूकना या बबलाना। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। वाणी पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार हैं। तो वाणी के पूर्व अभिव्यक्ति के प्रकार क्या है, रोना या क्रंदन? तो रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। कूकना, कुकिंग, कुइंग या कूकना, तो प्रथम माह में ही शिशु के मुंह से अचानक रोने के अतिरिक्त अन्य ध्वनि निकलने लग जाती है। फिर शिशु इस प्रकार की ध्वनि बार बार उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं, यह कूइंग कहलाती है। क्या कहलाती? कूइंग या कूकना। क्लियर है आपको? फिर अगला है बबलाना। धीरे धीरे शिशु अनेक प्रकार की ध्वनि निकालना सीख जाते हैं, जैसे दादा, मामा आदि। दादा ऐसे करते हैं ना बच्चे, मामा, तो वही है बबलाना। फिर आते हैं हाव भाव यानी कि गेस्चर। तो शरीर अथवा हाथ पांव की हलचलों से भाषा को प्रतिस्थापित करना अथवा भाषा की पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। तो बच्चे किस तरह से भाषा सीखने से पहले अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, एक तो रोने के द्वारा, फिर कूकने के द्वारा, फिर बबलाने के द्वारा और फिर हाव भाव के द्वारा। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 77, पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी डिसलेक्सिया, सी अफेजिया, डी डिसेग्राफिया। तो पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं एबीसीडी में? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो 77 का जो ऑप्शन सही है आपका वो बी है,
डिसलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने की योग्यता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं अयोग्यता को। तो डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधी एक प्रकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 78वां। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक शिशु किस आयु में सहारा लेकर बैठना शुरू करता है? ऑप्शन ए 3 महीना, बी 3 से 5 महीना, सी 4 से 5 महीना, डी 6 से 7 महीना। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? ए 3 महीना, बी 3 से 5 महीना, सी 4 से 5 महीना, डी 6 से 7 महीना। बताओ एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 78 का डी ऑप्शन सही है, 6 से 7 महीना। क्लियर है आपको? 6 से 7 महीना बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। अगला तो इसका जो डिटेल है कि जन्म के समय शिशु में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह अपने शरीर का संचालन कर सके। 4 या 5 माह की आयु में बालक अपना सिर उठाने योग्य हो जाता है और 6-7 माह का बालक सहारा लेकर बैठना आरंभ कर देता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका डाट रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, वो क्या है? बताइए। बताइए 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो ए प्राकृतिक, बी सक्रिय, सी निष्क्रिय, डी अधिग्रहित। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। क्लियर है आपको? आपके अंदर अधिग्रहित की जाती है रोग प्रतिरोधकता। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 80। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है। बताइए जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ए बीसीजी, बी डीपीटी, सी खसरा, डी एमएमआर। बताइए जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ए बीसीजी, बी डीपीटी, सी खसरा, डी एमएमआर। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है। तो 80 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, बीसीजी। क्लियर है आपको? बीसीजी टीका लगाया जाता है। जन्म के समय शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेट गुएरिन का एक टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है आपको? जिन देशों में यक्ष्मा प्रायः होता है वहां स्वस्थ शिशुओं को इसकी खुराक जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह इसका उदाहरण है। बताइए आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह किसका उदाहरण है? ए विस्थापन का, बी प्रतिगमन का, सी निरोध का, डी प्रक्षेपण का। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह इसका उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है? 81 बताइए। तो 81 का ए सही है, विस्थापन का। क्लियर है आपको? आदमी अपना गुस्सा, उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, ये विस्थापन का है। तो आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालना ये विस्थापन का उदाहरण है। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। सामान्यतः यह भावनाएं आक्रामकता से संबंधित होती हैं। जैसे एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में अपने बॉस से नाराज होकर अपना गुस्सा बॉस की नौकरी छूट जाने के भय से नहीं उतार पाता है, वहां पर खुद को नियंत्रित कर लेता है, पर घर पहुंचते ही अपना सारा गुस्सा पत्नी, बच्चों, नौकर आदि पर उतार देता है। क्लियर है आपको? तो ये क्रोध का विस्थापन होता है, यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 82। निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है?
ए स्व जागरूकता, बी स्व सामर्थ्य, सी स्व प्रबंधन, डी सामाजिक कौशल। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जब भी कठिन प्रश्न आया आपके सामने, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 10-12 प्रश्न से ज्यादा कठिन आपकी मेन परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे 100 में, और आपको सिर्फ 70 से 80 प्रश्नों के बीच सही करना है सिलेक्शन के लिए। समझ रहे हो, जनरल कैटेगरी में है उन लोगों को 70 से 80 के बीच में मैक्सिमम सही करना है इस नौकरी पाने के लिए। तो कठिन प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, बस उसको पढ़ना है आपको। क्लियर है आपको, ताकि परीक्षा में तक हो सके आपको याद हो जाए। 10-12 प्रश्न ही हर परीक्षा में कठिन पूछे जाते हैं, ज्यादा कठिन। क्लियर है आपको। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 82 में। तो 82 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी। क्या है? सी, स्व प्रबंधन। क्लियर है आपको। तो कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, वो स्व प्रबंधन है। स्व प्रबंधन डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका 83। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। बताइए, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। ए, खराब स्वास्थ्य, बी, मनोभावात्मक असुरक्षा, सी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, डी, उपरोक्त सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। ए, खराब स्वास्थ्य है, या बी, मनोभावात्मक असुरक्षा है, या सी, अपर्याप्त प्रशिक्षण है, या डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 83 का जो ऑप्शन आपका सही है वो डी है, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको। तो बच्चों का खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, भय आदि के कारण बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत पड़ जाती है। बिस्तर गीला करने वाले बालकों को अपनी इस आदत का प्राय ज्ञान नहीं होता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मां के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए, मां के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ए, पीएचए, बी, टीएचए, सी, डीएचए, या डी, ईएचए। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मां के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो 84 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए, पीएचए। क्लियर है आपको। पीएचए, वसा का प्रकार क्या है, पीएचए। तो मां के दूध में वसा के प्रकार का नाम है पीएचए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है आपको। आपका अगला क्वेश्चन है 85। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं का स्नान करवाने के बारे में क्या सही है। बताइए, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए, जन्म के तुरंत बाद कराया जाना चाहिए, या बी, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, या सी, जन्म के 1 सप्ताह बाद कराया जाना चाहिए, या डी, केवल 48 घंटे बाद कराया जाना चाहिए। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं का स्नान करवाने के बारे में क्या सही है। तो 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है। जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए बच्चे को स्नान, यानी कि शिशु को स्नान। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में यह कथन सही है कि शिशु को जन्म से कम 6 घंटे बाद स्नान कराया जाना चाहिए। क्लियर है आपको। तो कम से कम कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद। नवजात शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम जैसा एक चिकना पदार्थ जमा होता है जो गर्भ में शिशु के शरीर की रक्षा करता है। इसे साफ करने के लिए नर्स अत्यंत नरम व स्वच्छ कपड़ा या रुई के फौए का व पानी में भिगोकर इसे साफ करती हैं। साफ करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि नाभि गीली ना हो। क्लियर है आपको। तो नाभि गीली नहीं होने चाहिए जब पहली बार स्नान कराया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका 86। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के ... सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। बताइए, पूर्ण परिपक्व शिशु कौन होते हैं जो गर्भ धारण के कितने सप्ताह बाद जन्म लेते हैं। बताइए, पूर्ण परिपक्व शिशु गर्भ धारण के कितने सप्ताह बाद जन्म लेते हैं।
ऑप्शन ए है आपका 30, बी है 32, सी है 34, डी है 37। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 86 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है 37। क्लियर है आपको? तो पूर्ण परिपक्व शिशु वह होता है जो गर्भ धारण के 37 से 40 सप्ताह के बीच जन्म लेता है, यानी कि 37 से 40 सप्ताह के बीच में जन्म लेने वाला जो शिशु होता है वो पूर्ण परिपक्व शिशु होता है। सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 37 से 42 सप्ताह तक होती है, या फिर यह अवधि अंतिम माहवारी की शुरुआत से 280 दिनों के बीच हो जाती है, परंतु कई बार पोस्ट अवधि की गर्भावस्था 42 सप्ताह से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है आपको? जैसे तुलसीदास का एक उदाहरण था। अगला क्वेश्चन है आपका आरोपण का सही अर्थ है। बताइए आरोपण का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है आपका शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, या बी ऑप्शन है शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, या ऑप्शन सी है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना, या डी है अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। आरोपण का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, या शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, या निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, या अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो 87 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना क्या कहलाता है? आरोपण का कहलाता है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों के में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और 15 से 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी बीच यदि स्त्री संभोग करे तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक स्राव में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित होना आरोपण कहलाता है। क्लियर है आपको? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट समझकर पढ़ेंगे तो आसानी से आप अपना पेपर हल कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 88 यानी कि 88। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? बताइए। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरॉक्सिन, डी है इंसुलिन। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से आपको बताना है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो बताइए 88 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। बी ऑप्शन आपका सही, एस्ट्रोजन। क्लियर है आपको? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काफी महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन GIT के अमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 89। मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है। ठीक है, क्या है? मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है और पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं, या मीनोपॉज कहते हैं, या स्पीमांग कहते हैं, या मीनाक कहते हैं। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है और पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न का मतलब ये हुआ कि एक प्रत्येक व्यक्ति के, महिला के जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी आयु आती है जिसके बाद उनके संतान उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सामान्यतः 40 साल की उम्र के बाद में ये अवस्था आती है। तो इसमें कौन सा वो पूछा है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, उस अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए, तो क्या कहते हैं इसको? 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी, मीनोपॉज कहते हैं। क्लियर है आपको? मीनोपॉज ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है, यह क्रिया मेनोपॉज कहलाती है। जरूरी नहीं हर सबका एक ही समय निश्चित हो, सबका अलग अलग समय होता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विटामिन B1 होगा यहाँ पर, ठीक है, विटामिन B1, इतना ध्यान रखिएगा आप। विटामिन B1 किसका निरोधक है बताइए? निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है बताइए? ए रिकेट्स, बी पेलाग्रा, सी बेरी बेरी, डी हानिकारक एनीमिया। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपको निश्चित रूप से ये उत्तर इसका पता होना चाहिए। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। काफी मेहनत लगती है आपके लिए एक अच्छी क्लास तैयार करने में, बोलने में, एक एनर्जी के साथ लगातार बोलने में काफी स्टेमिना खर्च होता है। तो आप लोगों को भी इतना करना चाहिए कि एक वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है आपको? तो निम्न में से विटामिन B1, यहां पर B1 है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो इसका 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, बेरी बेरी का है। क्लियर है आपको? तो विटामिन B1 अथवा थायमीन बेरी बेरी निरोधक विटामिन है। थायमीन वृद्धि कार्बोज के चयापचय, DNA तथा RNA के निर्माण, नाड़ियों की सामान्य स्थिति में बनाए रखने के लिए, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने आदि में सहायक है। इसकी कमी से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं: शुष्क बेरी बेरी, आर्द्र बेरी बेरी, बाल बेरी बेरी। विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से वर्निक्स कार साकॉप्स सिंड्रोम हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 91, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। बताइए किसे फलों की शर्करा कहा जाता है? ए फ्रक्टोज को, बी ग्लूकोज को, सी ग्लैक्टोज को, डी सुक्रोज को। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी ग्लैक्टोज, डी सुक्रोज। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 91 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, फ्रक्टोज को कहा जाता है। क्लियर है आपको? फलों की शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा या लिवोलोज भी कहते हैं। यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज की मिठास 2 गुना होती है। शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तो शहद में फ्रक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। गन्ने के रस, फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी विद्यमान होता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 92 यानी कि 92, जंतु विज्ञान स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है। बताइए, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है: ए अधिक प्रोटीन, बी अधिक अमीनो अम्ल, सी उत्तम संतुलित प्रोटीन, या डी उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए 92 का, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो ABCD का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 92 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। कौन सा है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्लियर है आपको? जंतु स्रोत प्रोटीन में तो उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है जो ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं। यह पूर्ण प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनमें सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं विद्यमान रहते हैं। उदाहरणार्थ दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत इत्यादि अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होते हैं। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज आपको बस समझनी है, जो चीज आपको कठिन लगे उसे नोट करना है और लगातार बस पढ़ते रहना है। स्वयं पर विश्वास बनाकर रखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए। जो दिन दो लगातार वीडियोस देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं गरिमा बैच की, और इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं डेली, वो निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि मेहनत जो करेगा उसको तो परिणाम मिलना ही है। कर्म कहाँ निष्फल होगा। क्लियर है आपको? अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा।
निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? बताइए, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? ए पशु का वसा, बी ट्रांस वसा, सी संतृप्त वसा, डी असंतृप्त वसा। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो ए पशु का वसा, बी ट्रांस वसा, सी संतृप्त वसा, डी असंतृप्त वसा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 93 का डी ऑप्शन आपका सही है, असंतृप्त वसा। क्लियर है आपको? तो असंतृप्त वसा यानी कि स्वस्थ वसा माना जाता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं वसीय अम्लों में दो या दो से अधिक भी द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 94 तो निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरित है? सगोत्रीय विवाह, बी अंतरजातीय विवाह, सी नमस्ते करना, डी दंगा करना। बताइए निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरीति है? बताइए जो सामाजिक नियंत्रण में होती है वो कौन सी जनरीति है? बताइए सगोत्रीय विवाह है या अंतरजातीय विवाह है या नमस्ते करना या दंगा करना। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल सही बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनरीति से तात्पर्य क्या है? जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो रीतियां बन चुकी हैं। तो रीतियां क्या बनी है? रीतियां बनी है नमस्ते करने की, प्रणाम करने की, गुड मॉर्निंग करने की, सलाम करने की। क्लियर है? तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 94 का। जनरीति से तात्पर्य समाज में प्रचलित परंपराओं और संस्कारों से है। नमस्ते करना भी एक प्रकार की जनरीति है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 95 यानी कि 95। निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? देखिए क्लास छोड़कर मत भागिएगा। क्लास छोड़कर भागने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ धोखा करता है। वो स्वयं को अंधेरे में रखकर भले ही क्लास छोड़कर भागे, पर वो नुकसान किसी और का नहीं कर रहा होता। जो व्यक्ति निरंतरता बनाकर पढ़ाई करेगा निश्चित रूप से सफल होगा। स्वयं में उसका आत्मविश्वास जागेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको लगेगा कि वो कर सकता है। जो निरंतर है, जो निरंतर नहीं है उसके अंदर शंकाएं पैदा होंगी, कंफ्यूजन पैदा होंगे और उसका आत्मविश्वास लगातार डाउन होता जाएगा। तो प्रश्न है आपका निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ए धर्म, बी रीति रिवाज, सी जनमत, डी पुलिस। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? धर्म, रीति रिवाज, जनमत या डी पुलिस। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 95 का जो ऑप्शन आपका सही है वो डी है, पुलिस। क्लियर है आपको? अनौपचारिक में पुलिस नहीं आती, पुलिस औपचारिक में आती है। यह मैंने आपको सामाजिक नियंत्रण में पढ़ाया है गरिमा बैच में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सही किया होगा। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से लोक कथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, जनमत इत्यादि साधनों के माध्यम से किया जाता है। पुलिस कानून राज्य औपचारिक नियंत्रण के साधन है। क्लियर है आपको? तो जितने भी कानून बने हैं, पुलिस है, ये सब क्या है? औपचारिक नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन है आपका 96 यानी कि 96। क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए मार्क्सवादी सिद्धांत, बी संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत, सी चक्रीय सिद्धांत, डी उद्विकासवादी सिद्धांत। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो 96 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, मार्क्सवादी सिद्धांत। क्लियर है आपको? तो क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्वकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आर्वकाल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं? ए 2, बी 3,
C4, D5। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 97 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बी, 3 होते हैं। क्लियर है आपको? बी है, 3 होते हैं। आर्व काल के अनुसार परामर्श के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। आर्व काल के अनुसार परामर्श के 3 तत्व होते हैं। पहला क्या है? परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। तो पहले तत्व में जरूरत है 2 व्यक्तियों की। दूसरा है परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य प्रार्थी यानी व्यक्ति को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। जो परामर्श देता है वो उसको उस योग्य बनाता है। जैसे टीचर क्या करता है? परामर्श देता है। क्या करता है? परामर्श देता है, उस व्यक्ति को योग्य बनाने की कोशिश करता है कि अपनी समस्याएं वो स्वयं हल कर सके। क्लियर है? मैं आपको डिटेल में इतना पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप उस योग्य बन जाएं कि जब भी प्रश्न आए उसे स्वयं हल कर सके, किसी अन्य व्यक्ति की आपको जरूरत ना पड़े किसी प्रश्न को हल करने के लिए। अगला है आपका पॉइंट, तीसरा तत्व है परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यवसायिक कार्य होता है। क्या होता है? एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो व्यवसायिक कार्य कर रहा होता है, कि उसके लिए पैसे चार्ज कर रहा होता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है परामर्श की तकनीकें हैं। बताइए परामर्श की कितनी तकनीकें हैं ये आपको बताना है। ए, भावनात्मक तनाव जारी करना, बी, प्रभावी संचार, सी, स्पष्ट सोच और डी, उपरोक्त सभी। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। परामर्श की तकनीकें हैं, ए, भावनात्मक तनाव जारी करना, बी, प्रभावी संचार, या सी, स्पष्ट सोच, या डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 98 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। कौन सा है? डी, उपयुक्त सभी। किसी भी परामर्शदाता को परामर्श देने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना? कौन सी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूं। तो किसी भी परामर्शदाता को परामर्श देने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन सा? भावनात्मक तनाव जारी करना, प्रभावी संचार उत्पन्न करना, स्पष्ट सोच का विकसित करना या रखना। जो परामर्श दे रहा है उस व्यक्ति की सोच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें शंका नहीं आनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। जब वो खुद ही डाउट में है तो किसी और को क्या परामर्श देगा। अगला है शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ परामर्श देना। तो वो उसको शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ भी उसको परामर्श देना आना चाहिए। ये नहीं कि परामर्श देने बैठे और बता रहे हैं कि शराब पी लो भाई साहब, बहुत मौज में जिंदगी कटेगी, है? तो वो परामर्श नहीं होगा। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 99, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान से पढ़िएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? ए, 20 दिसंबर 2020 को, 11 मार्च 2020 को, या 13 मार्च 2021 को, या डी, 10 अप्रैल 2021 को। बताइए कब किया गया? बताइए, जल्दी से बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया? तो देखिए 10 अप्रैल तो हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि अपने यहाँ 24 मार्च को वो मनाया गया था। ठीक है, लॉकडाउन लग गया था 25 तारीख से। तो बताइए 99 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 99 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना महामारी को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, और ये 100 पर क्वेश्चन है, यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए, मारितजा चान वालवर्डे, बी, अमाल मुडा लाली, सी, ताय अटास्के, या डी, मैरी लुइस। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए 100 का कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मारितजा चान वालवर्डे। क्लियर है आपको? तो यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मारितजा चान वालवर्डे है। क्लियर है आपको?
तो ये आपके टोटल प्रश्न हो गए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर कोई मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ना चाहता है तो हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं। लगभग 450 स्टूडेंट्स इससे जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो गरिमा बैच से जुड़ना है तो गरिमा बैच से जुड़िए, प्रगति बैच से जुड़ना है तो प्रगति बैच से जुड़िए। गरिमा बैच में आपको क्लासेस दी जाएंगी, प्रगति बैच में आपको सिर्फ एमसीक्यू की पीडीएफ और वन लाइनर नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी। तो गरिमा बैच में आपको पूरी चीजें मिलेंगी। तो आप 505 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर एमसीक्यू के द्वारा आपका रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी और आप सफलता के कगार पर खड़े होंगे। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपने मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, तो आप 94 533 66 279 पर मैसेज करके गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प डायरेक्ट सर्च करके मैसेज करिए। वहां पर आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके अलावा यह भी बताइएगा कि आपको आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा। जो प्रश्न आपसे पूछा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन थी, फिर भी मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड की जैसे तैसे। क्लियर है आपको? तो आपको कैसी लगी क्लास, क्या कोई दिक्कत आई आपको या कुछ एनर्जी मेरी कम लगी, तो कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। क्या आपको क्लास अच्छी लगी है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं। आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी देते हैं, आपके लिए मेहनत करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।